हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पहले भी काफी सारी वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेक्टर वाइज एनालिसिस और काफी सारे इन्वेस्टमेंट मेथड्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखो। और आज के इस वीडियो में बहुत ही एक स्पेशल कंपनी की हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई, और हाल फिलहाल में उसका शेयर प्राइस 16-17 रुपए से गिर कर आ गया है 10 रुपए। आई एम श्योर कि आप सभी ने गेस कर लिया होगा, और इस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। टेक से जूझती हुई ये एक बेहतरीन टेलीकॉम कंपनी अभी भी बेहतरीन है, मैं बोल रहा हूँ, और इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जैसा कि मैं बार बार ये डिस्क्लेमर दे चुका हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने लेकर आता हूँ, अपडेट्स आपके सामने लेकर आता हूँ। क्या उसका असर पड़ सकता है मार्केट में, वो आपको बताता हूँ, और फिर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ मेरी नॉलेज को वैलिडेट कर सकते हैं और फिर अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। बिकॉज ये वीडियो कोई भी बाय और सेल कॉल किसी भी कंपनी के लिए नहीं। तो यस, तो सबसे पहले हम एक बार वोडाफोन आइडिया का स्क्रीन शेयर करके शेयर प्राइस देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल में है फिलहाल, क्योंकि ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी, और उसके बाद ये वाली कैंडल बनी थी। तो यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें इन्होंने वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 83% से डाउनग्रेड कर दिया था और सेल की इनको रेटिंग दे दी थी। अब वो क्यों दी थी उसकी डिस्कशन हम आके पूरी तरह से करेंगे, लेकिन फिर इसका शेयर प्राइस 16-17 रुपए से 15-16 रुपए से गिरकर आया करीब 12-13 रुपए, वहां से और गिरा। फिर उसके बाद आई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जहां पर उन्होंने बोला कि एनुअल ग्रोस रेवेन्यू पर जो आपके ड्यूज बनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट को देने के लिए, वो आप एज इट इज दोगे, क्योंकि कंपनीज ने 2019 की इस जजमेंट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एनुअल ग्रोस रेवेन्यू ये एक फीस होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर शेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, और ये जो फीस है वो लगाई जाती है फॉर द स्पेक्ट्रम यूजेज के चार्जेस, और लाइसेंसिंग फीस से रिलेटेड जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ये टेलीकॉम रेगुलेटर्स पैसा पे करते हैं। और ये जो फीस जिस पर लगाई जाती है ना, जिस पैसे पर लगाई जाती है, जैसे कि आप अगर कोई 5,000 रुपए की चीज ले रहे हो और उसके ऊपर 18% जीएसटी अगर आप दे रहे हो, तो उस 5,000 के ऊपर वो 18% ऐड हो जाता है। वैसे ही ये जो फीस लगाई जाती है वो रेवेन्यू पर लगाई जाती है, यानी कि वो सरकार ने बोला था कि अब टोटल रेवेन्यू पर आपको हमें ये एजीआर ड्यूज देने होंगे, यानी कि टोटल जितना रेवेन्यू कंपनी करती है, वेदर इट इज टेलीकॉम वेदर इट इज नॉन टेलीकॉम। तो कंपनीज ने बोला कि भैया ये एक मिसकैलकुलेशन है, यहां पर हम नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू पर क्यों एजीआर ड्यूज दे जब वो टेलीकॉम रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है ही नहीं। क्योंकि ऑफकोर्स आप टेलीकॉम रेवेन्यू पर लेना, देखो मेरा ही ओपिनियन है कि टेलीकॉम रेवेन्यू पर ही ये पूरा जो चार्ज है वो लेना बनता है, क्योंकि कंपनी जो है वो स्पेक्ट्रम और जो आपका लाइसेंस वो यूज कर रही है वो टेलीकॉम से रिलेटेड चीजों के लिए कर रही है, जो वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एज पर द लॉ बोला कि आप पूरे ग्रॉस रेवेन्यू पर ये चार्ज दोगे गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। और जिस वजह से इन सभी, यानी कि दो मेन कंपनियां, वैसे तीन ही मेन कंपनियां सेक्टर में, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, और इसमें से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की डेट लाइबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई है। हम एक बार वोडाफोन आइडिया का फंडामेंटल्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो यहाँ पर हम ओवरव्यू है, ये कुछ चार्ट है जो यहां तक चल रहा था सही, फिर उसके बाद इतनी बुरी तरह से गिरा धड़ल्ले से। एक साल का रिटर्न भी हम नेगेटिव में आ गया, जो करीब करीब 60-70% था, और एक महीने का रिटर्न तो आप देख ही सकते हो 34% नेगेटिव। ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप पहुंच चुका था कंपनी का, लेकिन हाल फिलहाल में ये 90,000 करोड़ रुपए बना हुआ है। क्या कुछ है इस कंपनी में, क्या कुछ डिस्कशन करना है हमें, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आखिर हुआ क्या, किन दो इवेंट्स की वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस इतना भयानक तरीके से गिरा। ठीक है, अब जो ड्यूज बनते हैं इन कंपनीज के, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया पर ये एजीआर ड्यूज बनते हैं 70,000 करोड़ रुपीस के, और एयरटेल पर बनते हैं 44,000 करोड़ रुपीस के। ठीक है, अब जिन कैश फ्लो पर वो कंपनीज बैठी हुई है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वो ड्यूज कितनी जल्दी से आसानी से पे कर पाएंगे। तो भाई भारतीय एयरटेल जो है उनका डेट कम है, ड्यूज कम है, लेकिन वो जो बैठी है कैश फ्लो पे वो है 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए। लेकिन एट द सेम टाइम वोडाफोन आइडिया के पास कैश फ्लो का क्रंच है, तभी तो इसकी वैल्यूएशन इतनी खराब है। ऑफ कोर्स आप देखो, वैल्यूएशन नहीं, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस इतना खराब है, आई एम सॉरी, बट यस, कि वोडाफोन आइडिया का जो कैश फ्लो है वो सिर्फ 500 से 600 करोड़ रुपए है, और वहीं भारतीय एयरटेल का जो है वो 16,000 करोड़ रुपीज है।
और जो डेट है वो वोडाफोन आइडिया का ज्यादा है, जो एजीआर ड्यूज में लाइबिलिटी बनती है वो ज्यादा है, और एयरटेल की कम है 44,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, और ये जो इंसिडेंट्स है मैंने आपको बता दिए, और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस कम हुआ। अब मुद्दा ये है कि वुड वोडाफोन आइडिया बी एबल टू टर्न अराउंड थिंग्स फ्रॉम हेयर, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मोटा मोटा सबसे पहले ना टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात कर लेते हैं, कंपनी वाइज क्या चल रहा है। वो है, सबसे पहले आता है जियो का नाम, जिसके पास है 50 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर, यानी कि 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1/3 जो आबादी है वो तो सिर्फ जियो को सब्सक्राइब किया, और 140 करोड़ में से बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिनके पास सिम नहीं होगी, लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास 2 सिम्स होंगी। तो मतलब उस हिसाब से लगवा लो कि आप 1/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो मोस्टली जियो को यूज करती है, और उसके अलावा जो एयरटेल है वो अपना बनता है करीब 38, 39, 40 करोड़ के आसपास, और फिर जो अपना वोडाफोन आइडिया वो है 21-22 करोड़ के आसपास, जिसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर बीएसएनएल की हालत तो बहुत पतली है, वो बहुत कम उनका जो है जो शेयर है, मार्केट शेयर है इस टेलीकॉम वाले सेक्टर में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एआरपीयू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, यानी कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने को। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हो, तो जैसे आप एविएशन सेक्टर देखोगे तो वो पर किलोमीटर और पर सीट पे कितना कमा रहा है एक बंदे से, वो मेट्रिक निकालता है ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सके और उसको बढ़ा सके, उस पर वर्क कर सके। तो ऐसी टेलीकॉम कंपनी जो है टैरिफ हाइक करती हैं, आपके जो रिचार्ज के प्राइसेस हैं, ऑफकोर्स उससे उनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ता है, और ये सबसे ज्यादा फिलहाल है भारतीय एयरटेल का, जो है 220 के करीब, 220 रुपए के करीब, और वहीं जियो का ये है 180-190 रुपए के करीब। और ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली इलेक्शंस के बाद से टैरिफ हाइक किए गए, रिचार्ज प्राइसेस हाइक किए गए, जिस वजह से ये आपको एआरपीयू भी जल्द ही अपडेट होकर मिल जाएगा। जियो का 200 के ऊपर पहुंच जाएगा, और एयरटेल भी कहीं ना कहीं 230 रुपए के ऊपर आ जाएगा। और वहीं वोडाफोन आइडिया बहुत पीछे है, इन दोनों से बहुत ज्यादा पीछे है, 146 रुपीज का इनका एआरपीयू है, जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हर्ट हो रही है, और होगी भी ऑफकोर्स, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है कि क्यों इनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर कम है, और ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले अगस्त महीने का मैंने सब्सक्राइबर लॉस का डेटा देखा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के तो देखो सब्सक्राइबर्स जा ही रहे, कब से जा रहे हैं, मतलब कितने महीने हो गए, मैं कभी देखा ही नहीं है कि वोडाफोन आइडिया कभी पॉजिटिव सब्सक्राइबर उन्होंने ऐड किया किसी महीने में। हाँ, जियो अब तक ऐड करा था, लेकिन जियो के भी सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टैरिफ हाइक हुए, तो उसका इफेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स बहुत सारे इनएक्टिव कस्टमर्स भी होंगे जियो और भारतीय एयरटेल के, जिन्होंने छोड़ दिया होगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जियो के भी सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, एयरटेल के भी सब्सक्राइबर कम हुए हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया के तो कम हो ही रहे हैं, लॉस हो ही रहा है इतना बड़ा सब्सक्राइबर में। लेकिन जिस कंपनी के सब्सक्राइबर्स बढ़े उसका नाम है बीएसएनएल। करीब करीब 3 करोड़ लोगों ने बीएसएनएल को सब्सक्राइब किया है पिछले कुछ 1 से 2 महीने में। तो आप ये समझो कि जो नेट एडिशन है ये सिर्फ टैरिफ हाइक की वजह से ही है, क्योंकि जियो के प्राइसेस अभी तक कम थे, जो एंट्री पैक्स भी थे, जो मान लो 100 रुपए 150 रुपए के पैक्स थे, वो भी बढ़कर 300 रुपए हो गए एंट्री पैक्स फिलहाल, जो आपको रिचार्ज मिनिमम करवाने पड़ेगा 300 रुपए का। लेकिन वहीं बीएसएनएल जो है वो सस्ता 4G देगा, अभी तो 4G नहीं है, लेकिन हाँ होपफुली जल्दी आ जाए, गवर्नमेंट इस पर काम करे। लेकिन हाँ, अभी मोटा मोटा सिर्फ बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़े अगस्त के महीने में, ये आप मान लीजिए। और जो मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू है इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, वो वोडाफोन आइडिया का सिर्फ 15% है, यानी कि रेवेन्यू जो टोटल टेलीकॉम कंपनीज करती है उसमें से वोडाफोन आइडिया इज जस्ट 15% ऑफ इट। जियो इज द बिगेस्ट ऑफ कोर्स 42.7%, एयरटेल इज 38.3%। अब वोडाफोन आइडिया की सिर्फ डिस्कशन करते हैं, पूरी आपको इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। 3 ही कंपनीज है मेजरली, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। और वोडाफोन का हाल फिलहाल में ना अच्छा खासा धंधा चल रहा था। मैं आपको बताऊं तो 18,000 करोड़ रुपीस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये मार्केट में लेकर आए थे, ठीक है। और उसके अलावा भी मतलब इन टोटल इन्होंने 30 से 35 हजार करोड़ रुपए लिए रेस कर लिए थे अलग अलग बैंक से और इस एफपीओ के थ्रू, और इस 30 से 35 हजार करोड़ का एलोकेशन कर दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। और फिलहाल ये और 30 से 35 हजार करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, जिसके अंदर ये डिस्कशन में है एसबीआई और पीएनबी लेड कंसोर्टियम के साथ। अब कंसोर्टियम में आपको बता दूं कि जब किसी कंपनी को बड़े डेट्स देने होते हैं, जैसे कि हजारों करोड़ों में डेट्स की बात होती है, जैसे कि यस बैंक को दिया गया था, या फिर आप कह लो विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को दिया गया था, तो ये सारे कंसोर्टियम बनाती है। एक लीडर बैंक होता है, मतलब 1 या 2 लीडर बैंक्स हो सकते हैं, और उसके नीचे फिर बाकी बैंक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली उन लीडर बैंक्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स एक हजारों करोड़ का लोन एक ही बैंक सैंक्शन करेगा तो काफी ज्यादा उन पर प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर के साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा वहां पर, तो इसलिए वो बांट लेते हैं। मतलब मेजरली जो शेयर होता है उस डेट का वो मेजर वाले बैंक्स देते हैं जो लीड कर रहे होते हैं, और पीछे जो बैंक्स खड़े होते हैं उनको सपोर्ट करने के वो इनडायरेक्टली उनके थ्रू रूट कर देते हैं टोटल सम ऑफ मनी, ठीक है। तो
ये जो है कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि इन्होंने कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रेज किया था पिछले कुछ वक्त में, और वो सब ट्रांसलेट भी हुआ था। आपने शेयर प्राइस देखा होगा किसी टाइम पे 5 रुपए था, पिछले आई थिंक 2 साल पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 5 से 6 रुपए था, और वहां से 18 रुपए 19 रुपए जाके आया है एफपीओ के बाद। एफपीओ भी 12 रुपए पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद भी 50% का मुनाफा जिन्होंने 18 रुपए पे बुक कर लिया हुआ, लेकिन फिलहाल वो लॉसेस में बैठे हुए क्योंकि शेयर प्राइस आ गया 10 रुपए। ठीक है, तो 22 करोड़ में से जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उनमें से इनके 8.5 करोड़ सब्सक्राइबर वो है 2G बेस्ड। और मैं आपको बता रहा था अभी एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 1/3 आपके कस्टमर्स अभी भी 2G हैं, तो वहां से उनको पैसा कम आता है। या तो वो रिचार्ज करवाते ही नहीं होंगे, या करवाते होंगे तो 2G का सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करवाते होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स 2G इंटरनेट आज के टाइम में कौन यूज करता है। ऑफकोर्स सब 4G और 3G इज द बेयर मिनिमम, और 4G उसके बाद लोग यूज करते हैं। तो इसकी वजह से इनका ARPU कम हो जाता है। अब जियो का तो देखो ना, जियो का ARPU हमेशा बढ़ेगा क्योंकि उसने स्टार्ट ही वो 4G सेगमेंट से किया। जब 2017-18 में जब जियो का सिम आया था तो 4G फोन में ही जियो चलता है सिर्फ, और 4G रिचार्जेस महंगे हैं। और वोडाफोन आइडिया के जो एक तरह से आप कस्टमर मान लो, जो जियो के कस्टमर 50 करोड़ है, वो वोडाफोन आइडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ है। तो 1/3 तो वहीं पर हो जाती है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उनके बहुत कम कस्टमर्स 4G है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि अगर आपके 8.5 करोड़ कस्टमर्स आपके पास 2G हैं, तो कुछ तो लॉयल्टी है उनकी आपके साथ, और उस लॉयल्टी पर आप डबल डाउन करो, मोनेटाइज करो, और उनको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करो 4G में, ताकि आपका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ जाए। तो वोडाफोन आइडिया का सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से वो यही होना चाहिए कि इन 8.5 करोड़ कस्टमर्स को उठाए और एटलीस्ट इनमें से 50% जाकर कन्वर्ट करे 4G में, 2G से 4G में कन्वर्ट करे। और अगर इन्होंने 40 to 50% कस्टमर्स भी कन्वर्ट कर दिए तो इनका ARPU आ जाएगा 160 से 170 रुपीज पर। ठीक है, और ओवरऑल जो टैरिफ्स है, आपको रिचार्ज के प्लान्स देख लेना, आने वाले 2 से 3 सालों में आपको डबल ट्रिपल होते हुए यहां से दिख जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस तक जो था वो वर्ड था। अभी इन कंपनीज को इतना बड़े बड़े डेट्स देने हैं, स्पेक्ट्रम की इतनी बड़ी फीस देनी है, लाइसेंस की इतनी बड़ी रिन्यू की फीस देनी है, तो उसके चक्कर में ऑफकोर्स कंपनी का खर्चा बहुत हो रहा है। और लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, मतलब नेट प्रॉफिट सिर्फ भारतीय एयरटेल का ही हो रहा है मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सारी कंपनीज, मतलब जियो भी, आई एम नॉट श्योर कि इफ इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, ऐसे अलग से जियो के नंबर्स नहीं आते। और बट लेकिन प्रॉफिटेबल अगर होगा भी तो बहुत कम प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो रीपेमेंट्स है वो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर है और बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। तो इस वजह से भैया रिचार्ज तो देखो महंगे करने पड़ेंगे ही, चाहे वो, और वो हम ही बेयर करेंगे। मतलब कंपनी कब तक ही बेयर करेगी, राइट? मतलब जियो ने फ्री इंटरनेट दिया बहुत टाइम तक, पूरा कंपटीशन डिसरप्ट कर दिया, लेकिन हाँ अब जियो भी आ रहा है वापस। और अब देख लो, जो 500 वाला पैक था वो 700-800 का हो गया होगा, जो 1000 वाला पैक था वो 1500 का हो गया होगा, और आगे आगे वो 1000 से 2000, 2000 से 3000 भी होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छा है कि उनके कॉम्पिटिटर्स अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका भी रेवेन्यू कैश फ्लो बेटर बन पाएगा, रेवेन्यू बेटर हो पाएगा अगर वो भी प्राइस इंक्रीज करेंगे। भाई 14 करोड़ कस्टमर्स तो है ना उनके पास, वो तो 4G रिचार्ज करेंगे। ठीक है, अब सैड सीन जो एक वोडाफोन आइडिया के साथ है वो ये है कि 22 सर्कल्स हैं उसके अंदर। मतलब आप इंडिया को डिवाइड करोगे अगर अलग अलग सर्कल्स में, वेस्ट, साउथ, यानी कि ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, या फिर ईस्ट पूरा, या फिर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके आप डिवाइड करोगे अलग अलग सर्कल्स में या स्टेट्स में, तो 22 सर्कल्स ऐसे बनते हैं, जिसमें से 16 में वोडाफोन आइडिया लगातार अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है, जहां पे उनकी सर्विस अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस 6 सर्कल्स पे वोडाफोन आइडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है मुंबई, गुजरात, हरियाणा, केरला, कोलकाता। ये कुछ 5 से 6 सर्कल्स है जिसमें वोडाफोन आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब 2 ऑल्टरनेटिव है कंपनी के पास कि या तो ये इन लॉस मेकिंग सर्कल से एग्जिट ले जाए, कि जो मान लो बहुत ज्यादा, यानी कि 16 में से कुछ तो ऐसे सर्कल होंगे, 4 से 5 या 5 से 6 में सिर्फ गेस कर रहा हूं, कि जहां पर इनका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा और जहां पर इनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम होंगे। या तो ये हो सकता है कि वहां से एग्जिट कर जाए ताकि वहां पर उनको एक्सपेंडिचर करना ही ना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इन जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहां पर होल्ड करे और इन वीकर एरियाज को भी स्ट्रॉन्ग बने। तो देखो दो तरीके हैं। अब पहला तरीका अपनाओगे तो आपकी इमेज खराब होगी, और हो सकता है कि आप जिन सर्कल्स में स्ट्रॉन्ग हो वहां भी आपको एक चर्नआउट ज्यादा देखने को मिले, यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स जो है वहां पे लॉस ज्यादा देखने को मिले। तो वो एक नेगेटिव हो जाता है जब आप अपनी सर्विस को डिग्रेड करते हो, यानी कि मैं कुछ सर्कल से एग्जिट कर जाता हूँ, कुछ सर्कल में ध्यान देता हूँ, तो उससे आपकी इमेज पर इफेक्ट आता ही आता है। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया को ये करना चाहिए कि अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले सर्कल्स हैं उनको ऐसे कैसे बनाए रखे, और एट द सेम टाइम जो इनके वीक सर्कल्स हैं उसमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क क्वालिटी को इंप्रूव करे, ताकि वहां पर जो सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रॉन्ग सर्कल है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया को यूज कर रहे होंगे, तो
जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो इनकी जो जहां पर इनका होल्ड कम है, जहां पर ये सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है कि यहाँ पर इंक्रीज करे अपनी नेटवर्क क्वालिटी को और वहां पर सब्सक्राइबर्स को रिटेन करें। तो ये मेरे को लगता है कि बेटर ऑल्टरनेटिव होगा। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। अब जो वेंडर्स हैं जो इनको हेल्प करेंगे सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करने में, वो एक नोकिया जो फिनलैंड की कंपनी है, एरिक्सन जो एक स्वीडन की कंपनी है, मैवनीर एक जो यूएस की कंपनी है, और इन सब के साथ कंपनी बात कर रही है। ठीक है, मदद लेने की पूरी कोशिश है और अपना सर्विस जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है, अपने आप को जल्दी से जल्दी 5G में घुसाने की कोशिश है। क्योंकि आप देखो जियो ने 5G लॉन्च कर दिया, एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी सिर्फ 4G पर थ्राइव कर रहा है। हालांकि 4G बहुत अच्छा वोडाफोन आइडिया का, मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और वोडाफोन आइडिया का अच्छा खासा नेटवर्क है यहाँ पर। लेकिन आप 5G में जब तक एंट्री नहीं करोगे ना, तो आपको दुनिया ऐसी दिखेगी कि 5G नहीं है, 5G नहीं है। ऑल्दो स्पीड में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक लेटेस्ट जब आप जनरेशन के साथ जुड़ रहे हो तो आप और अपीलिंग लगोगे मुझे लगता है यूजर्स को, और वहां पर एक लॉस जो है, जो चर्न आउट जो हो रहा है आपका इतना बड़ा, वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपनीज के साथ पूरी बात की जा रही है। सीईओ ने 55,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द नेक्स्ट 3 years प्लान किया हुआ है, ये याद रखना। तो कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी भी, ये सब कर भी रही थी अभी तक 55,000 करोड़ रुपीस, तभी तो कंपनी का शेयर प्राइस इतना बढ़ा था। देखो भाई ना, सेंटिमेंटल तो है ही, ऑफ कोर्स टर्न अराउंड स्टोरी है वोडाफोन आइडिया। अगर यहाँ से सक्सेसफुल होती है तो आपको ये शेयर प्राइस 100 रुपए तक भी जाने को मिल सकता है, और अगर नहीं होती है सक्सेसफुल तो 10 रुपए से 0 रुपए भी आ सकता है, मतलब बैंकरप्ट भी हो सकती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो कंपनी अभी तक अच्छा कर रही थी, कंपनी के पोटेंशियल भी थे ऊपर जाने को। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की जो एक रिपोर्ट है उसमें आप देखोगे तो ये एजीआर ड्यूज से ही रिलेटेड उनके मेन कंसर्न है। आप देखोगे जो उन्होंने बताया ना कि कंपनी के ऊपर 2.1 लाख करोड़ रुपीस का डेट है, जिसकी इंस्टॉलमेंट अप्रैल से जानी शुरू होगी, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर ये एजीआर ड्यूज ट्रिम हो जाते हैं, कंपनी जो चाह रही थी कि हमारा जो एजीआर ड्यूज है वो रिकैलकुलेट हो, वो 60-70% से कम हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाता तो वोडाफोन आइडिया का फेयर जो मार्केट प्राइस बनता है वो होता है 19 रुपीज। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ऑफकोर्स आपका डेट बढ़ता है तो कंपनी के शेयर प्राइस पर फर्क आता ही आता है, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स के सोर्सेस कम है। और वोडाफोन आइडिया के साथ तो हम सबको पता है कि जियो और एयरटेल इतने बड़े मार्केट प्लेस बैठे थे कि कोई भी डरेगा फंड्स देने से पहले। तो ये कुछ बातें, मतलब मैं बहुत इधर उधर निकल जाता हूं, लेकिन हाँ, आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन्हीं सब प्लान्स की वजह से ना वोडाफोन आइडिया का शेयर ड्राइव हो रहा था अच्छा खरीदी, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एफपीओ में इन्फ्लो भी है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की सिंगापुर आर्म ने इन्वेस्ट भी किया इनके एफपीओ में। ठीक है, फंड्स मिल रहे थे। और आप देखोगे सबसे क्रेजी बात, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके एक डेटा दिखाता हूं जो कि वोडाफोन आइडिया का है, बेहतरीन डेटा। फाइनेंशियल्स देखो इस कंपनी के, कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का जो सब्सक्राइबर लॉस काफी टाइम से चल रहा है। ये देखो पिछले साल का जून 2023 क्वार्टर जो था उसमें 10,656 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, और वहीं 7,840 करोड़ का लॉस बनाया था। अब ओवर द नेक्स्ट 1 year इनके हर महीने सब्सक्राइबर्स गिरे, हर महीने सब्सक्राइबर्स गिरे। तो पिछला क्वार्टर देखो आप, मार्च 2024, तब भी रेवेन्यू स्टैग्नेटेड था, और ये वाला देखो तो बहुत कम नहीं है। जितने सब्सक्राइबर्स लॉसेस हुए हैं वोडाफोन आइडिया को, तो ये रेवेन्यू कहीं 10-10,500 करोड़ से 8,000 करोड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन कंपनी ने टैरिफ हाइक किए, कंपनी ने काम किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस वजह से वो अपने सब्सक्राइबर्स को कहीं ना कहीं रिटेन कर पाई है, और सब्सक्राइबर जो है वोडाफोन आइडिया का वो ज्यादा पैसे दे रहा है, ऐसा नहीं है। और देखो लॉसेस भी ट्रिम किए, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है कंपनी में। जो 7840 करोड़ रुपीस का लॉस है वो 6432 करोड़ रुपीस हो गया, मतलब एक साल में। ठीक है, तो ये एक जो है वो अच्छी चीज है, और इसीलिए आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज दिखाएगा आपको से 16%, तो यहां से भी कम है, यहां से भी कम है। तो कंपनी अच्छी फुटिंग में थी कहीं ना कहीं। लेकिन पिछले जो 2 इवेंट्स हुए लगातार, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, इसने काफी चीजें वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल कर दी हैं अभी तो। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि कंपनी क्या टर्न अराउंड यहां से कर पाएगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। और इसी के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई कि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए पूरा वोडाफोन आइडिया के शेयर का, कि कंपनी के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जिससे आपको कंपनी पे ट्रस्ट होगा। देखो मैं आपको वोडाफोन आइडिया कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना है एयरटेल में करो, रिलायंस में करना है रिलायंस में करो, आपको जहां करना है वहां करो, आपको इंडस स्टार में करना है इंडस स्टार में करो, जो जिसके भी शेयर प्राइस गिरे थे। तो टेलीकॉम कंपनी तो देखो बहुत सारी है, लेकिन आप देखो कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर 1 में, यानी कि जून 2023 वाले क्वार्टर में, इन्होंने जो 4G टावर्स इंस्टॉल किए थे वो थे 917, और वो इस साल जो क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 यानी जून 2024 वाला जो क्वार्टर 1 अभी जो गया है लेटेस्ट, उसके अंदर इन्होंने जो टावर्स इंस्टॉल किया वो 6600 के करीब, यानी कि सीधा 6x। कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं था कि कंपनी काम नहीं कर रही है। वो ऑफ कोर्स ये सेंटीमेंट बिगड़ गया है क्योंकि रूलिंग बिल्कुल अगेंस्ट आई है कंपनी के,
और उसके बाद आप 4G साइट्स देखोगे ना, कंपनी की फिलहाल 1.68 लाख 4G साइट्स है अक्रॉस इंडिया, और ये इसको इंक्रीज करने चाहती है 2.3 लाख के करीब अगले 1 से 2 सालों में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को थोड़ा सा अभी भी फर्म बिलीव करवाती है कंपनी में कि यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ऑल्दो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब सारी दिक्कत ना ईजीआर ड्यूज की है। ये सब पेमेंट अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी, और यानी कि इंस्टॉलमेंट। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट आपका स्पेक्ट्रम सेल कर देती है, मतलब ये जो ड्यूज है ना, ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं बेसिकली। कंपनीज बाद में देती रहती है, उसमें इंटरेस्ट लगता रहता है, वो डेट बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इतना हैवी स्पेक्ट्रम सेल में, इतना हैवी जो कैश फ्लो से एकदम से पैसे निकाल के देना, वो सिर्फ रिलायंस के अलावा भाई किसी के लिए पॉसिबल नहीं। आप ये समझ लो, क्योंकि एयरटेल भी स्टैंड अलोन है, रिलायंस का तो ऑयल बिजनेस है ना, पेट्रोकेमिकल, वो 50,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम आके खरीद सकती है और सीधा दे सकती है बिना डेट लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का कैश फ्लो मैंने अभी आपको बताया, भारतीय एयरटेल का करीब 16,000 करोड़ है और वोडाफोन का 500 करोड़ रुपए। तो वो कहां से 50,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम देगी? इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया ने तो बाइंग भी बहुत कम की थी 5G स्पेक्ट्रम सेल में। तो ये सारी चीजें हैं, और एजीआर ड्यूज अभी मैं आपको इंस्टॉलमेंट बताऊं ना, वो एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर लगता है मेरे को। अगले अप्रैल से, यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए शेल आउट करने होंगे एक साल में। और अगले साल, यानी कि ये तो चलो फाइनेंशियल ईयर 26 हुआ कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026, फिर आप अप्रैल 2026 से मार्च 2027 देखोगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27, तो उसमें कंपनी को 45,000 करोड़ रुपीस शेल आउट करने होंगे हर साल। अगर इनका ये सेम डेट होता है 2.10 लाख करोड़ वाला, तो इतना बड़ा डेट कंपनी को रीपे करना है, जिसकी वजह से प्रेशर पूरा शेयर प्राइस पे आया, और 18 रुपए से कहां आधा हो गया शेयर प्राइस। इनफैक्ट 9 साढ़े 9 रुपए हो गया था, और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 सितंबर को, और 20 सितंबर को मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया है। हर दिन ही ऑल टाइम हाई मार्केट टच करता है, उसके बाद किसी अलग वीडियो में करेंगे हम। लेकिन हाँ, उस दिन करीब 10.5 रुपए इसका शेयर प्राइस आया, 9 रुपए टच कर गया था, 9.8 9.7 रुपीज, वहां से फिर वापस आया ये घूम के 10.5 रुपए, थोड़ा सा प्लस लगा हुआ देखने को मिला। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट का नंबर है ना, बहुत ज्यादा स्केरी है, ठीक है, और कैश फ्लो इतना बड़ा है नहीं कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पे ना कैच है एक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, ठीक है। सॉरी, वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग किसकी है बताओ? गवर्नमेंट की, 33%, ठीक है। और अभी ये रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि ये लॉ रूलिंग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको रूलिंग सुनाता है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर रियलाइज होता है कि टेलीकॉम कंपनी सही में सही बोलती है, जो इनका मिस कैलकुलेशन है वो हुआ है एजीआर ड्यूज का, अभी भी मैं बता रहा हूँ, माइंड यू, ये वो मैं सिर्फ ये, आई मीन इट इज जस्ट माई ओपिनियन, कि शायद हो सकता है कि कंपनी को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। सिर्फ वोडाफोन आइडिया को नहीं, इंडस्टार को भी मिलेगा, फिर भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की इक्विटी वोडाफोन में तो शायद गवर्नमेंट कंसिडर करे, ठीक है। एक ये हो सकता है कैच। सेकंड कैच ये हो सकता है कि फिलहाल सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बच जाएंगे अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ हो जाता है। भाई बीएसएनएल रिवाइव करेगा या नहीं, किसने देखा, ठीक है, अभी वो रिवाइव कर रहा है। वोडाफोन आइडिया के पास एक सॉलिड बेस है, ये कोई छोटा बेस नहीं होता। 14 करोड़ लोग आपका सब्सक्राइबर बेस है जो 4G है सिर्फ, और उसके बाद 8 साढ़े 8 करोड़ आपका 2G सिम यूज कर रहे हैं, तो उसमें से भी कुछ कन्वर्ट होके आएंगे। तो आपका मोटा मोटा मैं मानता हूं कि 18-20 करोड़ रुपए, 18-20 करोड़ लोगों का आपका सब्सक्राइबर बेस है। तो आप समझो कि गवर्नमेंट क्या इतनी बड़ी कंपनी को बैंकरप्ट होने देगी? आपको मैं बता दूं कि मुझे ये आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मनमोहन सिंह ने वोडाफोन आइडिया को बचाया हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में जितने प्लेयर्स हो उतना अच्छा है, उतना ज्यादा कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। पहले कितने सारे प्लेयर्स थे टेलीकॉम सेक्टर में, अब अगर वोडाफोन आइडिया भी चला गया तो भैया सिर्फ 2 प्लेयर्स रह जाएंगे, और फिर डुओपोली क्रिएट हो जाएगी इस पूरी मार्केट में, जो कि बहुत ही स्केरी चीज है। और वो क्यों स्केरी चीज है? क्योंकि आप ये समझो, इंडिया अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंटरनेट, डिजिटल, ये सारे जो आप नाम सुनते हो ना, ये किससे? इंटरनेट से ही थ्राइव होते हैं ना। जितनी आप डिजिटल चीजें आज के टाइम में कर पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हो, इंटरनेट अच्छा एक्सेस कर पा रहे हो। इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, ऑलमोस्ट अ फंडामेंटल राइट, इट जस्ट नीड्स टू बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। आप ये समझो ये चीज। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी को फेल होने दिया जा सकता है? क्या ड्यूओपोली क्रिएट करने दी जा सकती है इस मार्केट में? इससे क्योंकि बहुत हर्ट होगा यार इंडिया में ग्रोथ स्टोरी, और बाहर के इन्वेस्टर्स है उनको भी कॉशियसनेस आएगी कि पूरी कंपनी, इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी गवर्नमेंट ने बैंकरप्ट होने दे दी। आपको चाइना का क्राइसिस बताओ, एवरग्रांडे क्राइसिस, तो चाइना ने बहुत बार निकाला उस रियल एस्टेट कंपनी को, फिलहाल जो चल रहा है चाइना में, और अभी भी निकालने की कोशिश कर रही है। पहले तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है वैसे। जस्ट सेइंग कि चाइना की कंपनी भी बचा रही है सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को, कि आप भैया कुछ तो करो। हम आपको बचाते हैं, कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट, तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर सकती है वोडाफोन आइडिया को बचाने की। और इसके अंदर बैंक्स को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बोल सकती है, तो आरबीआई को या बैंक्स को, कि भैया लोन दे दीजिए, ऐसा कुछ
कुछ एक गुजारिश सिफारिश कुछ लगाई जा सकती है जिसकी वजह से इनको फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, और फंड्स एक बार अवेलेबल हो गए ना तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ से 10 रुपए से 14-15 रुपए वापस रिगेन होगा ये शेयर प्राइस, क्योंकि फंड्स का एक क्रंच है। फंड्स ही तो है, कैश फ्लो ही तो है जो सबसे बड़ी मेजर दिक्कत है वोडाफोन आइडिया के लिए। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा कहां से? कैश से आएगा, और कैश आएगा फंड से, फंड आएगा डेट से। या तो इक्विटी बेचेंगे या डेट बेचेंगे। कर रहे हैं कोशिश, आदित्य बिरला कैपिटल की है, वो भी कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा ग्रुप। फिर गवर्नमेंट भी कोशिश करी है, उन्होंने भी अपने बहुत सारे डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। इनफैक्ट आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, नोकिया या फिर आपका एरिक्सन या फिर मैवेनी, इन ये लोगों ने भी वोडाफोन आइडिया के साथ टाई अप किए हैं। पहले प्रोवाइड नहीं करते थे अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट वोडाफोन आइडिया का, जस्ट लाइक स्पाइस जेट को बहुत सारे इंजन मेकर्स मना करते हैं एयरप्लेन के कि भाई हमने प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप हमें पैसे नहीं देते, वैसे ही वोडाफोन आइडिया का भी हाल था, लेकिन अब नहीं है। माइंड यू, अब आ रहा है ट्रस्ट इस कंपनी पे लोगों को। और एक और अमेजिंग बात बताऊं आपको, मतलब ये बहुत बड़ी हो जाती है, वीडियो एंड तक आता है, लेकिन जिसको देखना है वो छोड़ के जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी मैं एडिशनल बहुत सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको जाननी जरूरी है। अभी तक जो टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE कंपनी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती थी ना इंडियन कंपनीज, तो 1/10 प्राइस में पड़ता था, क्योंकि ये चाइना की कंपनी थी। 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट होने की वजह से चाइना की इन कंपनीज पे बैन लगा दिया गया। इनफैक्ट US तक में बैन है हुआवे और ZTE कंपनी पे, क्योंकि उनकी इतना बड़ा मार्केट शेयर था। वो 1/10 प्राइस पे वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती थी इंडिया में, जो आज के टाइम में एरिक्सन और नोकिया कर रही है 10 गुना ज्यादा कॉस्ट पे। तो कंपनी का वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, वहां कितना सेव हो सकता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर्स में ना भाई यही दिक्कत होती है कि जब गवर्नमेंट लगाने को आती है ना रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन सब कुछ, तो दिक्कत आनी होती है। ऐसी एविएशन सेक्टर है अपना, इसीलिए इतनी सारी आप देखो एविएशन कंपनीज ग्राउंड हो गई। ऐसे टेलीकॉम सेक्टर है वन ऑफ दोस्त, ऐसे डिफेंस सेक्टर भी है वन ऑफ दोस्त फिलहाल के लिए। लेकिन डिफेंस सेक्टर इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, इनफैक्ट उन्हें और पर दे रही है, उन्हें और लिबर्टी दे रही है। एट द सेम टाइम जो एविएशन है और जो आपका टेलीकॉम है उस पर गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सबको जाननी जरूरी थी, ठीक है। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वोडाफोन आइडिया की यहाँ से जर्नी, क्योंकि कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बैठी है। मेरे को तो अभी भी लग रहा है, देखो आप कितना भी बोलो, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बैठी है। और हो सकता है कि अगर फंड रेस सही से हो जाए, कंपनी सही से डिप्लॉय करे, इनको बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जो हेल्प करे, तो यहाँ से शेयर प्राइस वापस रीगेन हो सकता है। और अगर फंड्स नहीं रेस कर पाती है और गवर्नमेंट भी गिव अप कर देती है, फिर तो भैया बैंकरप्ट हो भी सकती है वोडाफोन आइडिया। दोनों ही केसेस है, लेकिन जो अपडेट आएगा मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो फिर से बड़ी हो गई है, लेकिन आप सबके लिए ये सब कुछ चीजें जाननी जरूरी थी। वोडाफोन आइडिया मेरे लिए तो अभी मैं इसमें जब थोड़ी सी चीजें स्टेबल हो जाएंगी तो मैं पर्सनली इसके अंदर जाकर जरूर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। बाकी आप सबके ऊपर है, आपका ओपिनियन, आप अपना डिसीजन लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको एनालिसिस पसंद आया, काफी सारे डेटा हमने डिस्कस किया, काफी सारी बातें हमने डिस्कस करी, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे ना मैं वोडाफोन आइडिया के आपको जरूर दूंगा इस चैनल पे आके। तो इससे पहले कि आप कुछ भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो वोडाफोन आइडिया तो पोर्टफोलियो में लेके बैठे या इस प्राइस पर लेने का सोच रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी करना क्या है, ठीक है। दूसरा, हम हर दिन टेलीग्राम चैनल पे अपना डेली फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। बेसिकली ऑडियो एपिसोड एक आता है वहां पर, जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। हम हर 3-3:30 बजे मार्केट, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, हम 6-7 बजे तक वो फंडामेंटल एनालिसिस वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या मूवमेंट्स हुई है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या अपडेट्स हैं और क्या हो सकता है, क्या कुछ है, किसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा और किसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कॉस्मोफीड का एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन करके देख सकते हैं। और अदरवाइज आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो लंबा होता जा रहा है और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और अगर आप किसी और स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज 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 नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं वो वीडियो जल्द ही आप सबके लिए लेके आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।